गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इसरोज ब्रेक थ्रू इन स्पेस एग्रीकल्चर। ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन अचीव किया है स्पेस एग्रीकल्चर में अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लैनेट स्टडीज़ के साथ, जो PSLV C60 मिशन में भेजा गया है। इसके थ्रू उन्होंने काउपी सीड्स को जो है स्पेस में जर्मिनेट किया है, जो हमें हेल्प करेगा कि कैसे प्लांट बायोलॉजी जो है माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में जो है वो वर्क करती है। ठीक है, तो जो ये क्रॉप्स पेलोड है, ये एक मल्टी फेज़ प्लेटफॉर्म है, जो कि डेवलप किया है, इवॉल्व किया है इसरो की जो डेवलप और इवॉल्व कर रही है इसरो की कैपेबिलिटीज़ को, कि वो ग्रो कर सके और सस्टेन कर सके फ्लोरा को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स में। तो इस एक्सपेरिमेंट में काउपी सीड्स को पोएम 4 प्लेटफॉर्म में जो है वो रख कर भेजा गया। 8 काउपी सीड्स जो हैं वो स्प्राउट हुए पहले और उनमें लीव्स आए। उससे डिमॉन्स्ट्रेट हुई प्लांट ग्रोथ पोटेंशियल इन स्पेस। इस एक्सपेरिमेंट से हमें हेल्प होगा, क्रूशल इंसाइट्स मिलेंगे कि कैसे प्लांट्स अडेप्ट करते हैं, ग्रो करते हैं यूनिक इन्वायरमेंट में स्पेस के। ठीक है, तो ये जो इंसाइट्स हमें मिले हैं इससे क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट से, वो एसेंशियल रहेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए भी, जैसे कि जो मार्स में भेजा जाएगा। ठीक है, और हमें हेल्प करेगा कि कैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलप किया जा सकते हैं। तो इससे हमारी ग्लोबल रिसर्च जो ग्रोइंग फूड पर है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स में, वो भी हेल्प होगी। ठीक है, तो पोएम 4 मॉड्यूल जो है उसमें जो है इसरो और जो है बाकी के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के भी कई पेलोड्स गए हैं। मिशन जो है ये इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ मिलकर स्पेस साइंस को एडवांस कर सकती हैं। ठीक है, तो इससे हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम्स बनाना स्पेस में, और ताकि जो है एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके इन केस ऑफ एक्सटेंडेड मिशंस। ठीक है, जैसे कि मार्स में अगर आप मिशन भेज रहे हो, तो उसकी कोलोनाइजेशन में अगर आपको करनी है, तो वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जो है वो फैलाना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर में। तो पोएम 4 प्लेटफॉर्म क्या है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल एक स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म है जो यूज़ करता है स्पेंट फोर्थ स्टेज ऑफ PSLV, ताकि एक्सपेरिमेंट जो है वो माइक्रोग्रेविटी में किए जा सकें। ये इसरो के स्पेडएक्स मिशन का ही पार्ट है, और ये फोर्थ डिप्लॉयमेंट है पोएम प्लेटफॉर्म की। तो इसमें रोबोटिक्स, सेंसर, स्पेस साइंस, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। वैलिडेट कर रहा है ये टेक्नोलॉजीज़ फ्यूचर मिशंस के लिए। तो स्पेडएक्स मिशन क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर मिशन है ये। इन स्पेस डॉकिंग करने के लिए, मतलब दो स्पेस क्राफ्ट को एकदम से पास लाकर उसमें से एक में से दूसरे में एस्ट्रोनॉट्स कैसे जा सकते हैं, वो PSLV के थ्रू जो है वो उसको इसरो जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड बन रही है स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी जिनके पास है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, US ईजीज कर्ब्स टू पुश न्यूक्लियर डील। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो US फाइनलाइज कर रहा है मेजर्स को कि रेगुलेशंस को ईज़ किया जा सके, जो हिंडर कर रहे हैं सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन इंडिया के साथ। US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी रिसेंटली इंडिया विजिट कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि इंडिया की US प्लान कर रहा है कि वो इंडिया के बार्क, IGCAR और IREL को जो है US एंटिटी लिस्ट से रिमूव करे। ठीक है, ताकि कोलैबोरेशन हो सके इंडिया के न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस और US की कंपनीज़ के बीच में। तो US एंटिटी लिस्ट है क्या? ये अलाउ करती है फॉरेन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपोर्ट। ये US एंटिटी लिस्ट जो है वो, इसके अंदर फॉरेन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगी है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको, कुछ स्पेसिफिक गुड्स और टेक्नोलॉजीज़ के कंटेक्स्ट में। जो US का BIS है वो ये लिस्ट प्रिपेयर करता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके अनऑथराइज ट्रेड जो सपोर्ट करता है टेररिज्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम, या फिर एक्टिविटीज़ जो US की फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। सो इंडिया और US की जो न्यूक्लियर डील है 2008 में साइन हुई थी, और इंडिया को उसमें अलाउ किया गया था कि वो न्यूक्लियर ट्रेड कर सके, जबकि इंडिया तो NPT का मेंबर भी नहीं है। तो इंडिया को एक्सेस दिया गया था न्यूक्लियर फ्यूल, रिएक्टर्स और टेक्नोलॉजी का। और इस डील में शुरू में तो बहुत इंथ्यूजियाज़म था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ये इसमें जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो रही है। तो क्यों रही है स्लो? पहला तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सेटअप करने में ही सिग्निफिकेंट कॉस्ट लग जाती है। फिर लॉन्ग स्टैंडिंग रेगुलेटरी इश्यूज़ रहते हैं। फिर कुछ कंसर्न्स रहते हैं न्यूक्लियर सेफ्टी के कंटेक्स्ट में भी। फिर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं।
कि जैसे लेगेसी इश्यूज़ हैं हमारी कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल रिलेशंस में। फिर इंडिया जो है उसका सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स पर प्राइमरीली रिलाई करता है, जो कि अब आउटडेटेड हो चुके हैं। तो कुछ और लीगल बैरियर्स भी हैं, जैसे कि यूएस की एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि यूएस के जो न्यूक्लियर वेंडर्स हैं वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग या न्यूक्लियर डिज़ाइन वर्क जो है वो इंडिया में नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में। फिर इंडिया का अपना भी एक सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, जो कहता है कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो फ़ॉरेन जो है वो या जो भी सप्लायर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी वजह से जो फॉरेन वेंडर्स हैं, जो अमेरिकन वेंडर्स हैं, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में। तो अभी क्या हुआ है कि यूएस इंडिया का जो आईसीईटी प्रोग्राम है, जो कि इनोवेशन फॉस्टर करना चाहता है, वो इनेबल कर रहा है जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर कंपोनेंट्स। तो हो क्या रहा है कि इंडिया जो है वो अपने आप को स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है उसका, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, स्केलेबल भी होते हैं। चाइना जो है लेकिन वो इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना चाहता है। इंडिया जो है, अगर अब जो इंडिया के जो एंटिटीज़ को हटाया जा रहा है, इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा एडवांस्ड लाइट वाटर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी का। और यूएस के लिए भी इसमें फ़ायदा है कि वो इंडिया की कॉस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को जो है वो लीवरेज कर सकेगा और ऑफसेट कर सकेगा अपनी लेबर कॉस्ट और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को भी। इस कोलैबोरेशन से जो है दोनों नेशंस जो है वो कम्पीट कर सकेंगे मिलकर चाइना के साथ। जो इसलिए जो है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यूएस के, उन्होंने जो है इसके ऊपर कॉपरेट करने के लिए कहा है, लेकिन कहा है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो है वो रॉन्ग हैंड्स में नहीं जानी चाहिए। मतलब वो एक तरह से रशिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड वाटर फ्लो इन राजस्थान। ये टॉपिक आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रेजिडेंट्स जो हैं तारानगर विलेज के जैसलमेर में, उन्होंने एकदम से लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर अनएक्सपेक्टेडली देखा अंडरग्राउंड से निकलते हुए, और ये फ्लो एकदम से ही निकला और एकदम से ही रुक गया। ठीक है, तो सोशल मीडिया में स्पेकुलेशन थी कि क्या ये सरस्वती रिवर है, बट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि नहीं, ये जो है सरस्वती रिवर नहीं है, इसको आर्टिसियन कंडीशन कहते हैं। तो हुआ क्या कि मोहनगढ़ एरिया जैसलमेर का, वहाँ पर एक पर्सन जो है वो एक फार्मर जो है वो ट्यूबवेल जो है वो उसको डिग कर रहा था, और जब 850 फीट की डेप्थ रीच हो गई तो वाटर एकदम से निकलने लगा हाई प्रेशर में, बिना कुछ जो है वो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के, और उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर निकला। कुछ नॉन इन्फ्लेमेबल गैस भी वहाँ से निकली। तो इसको जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आर्टिसियन कंडीशन होती है, जिसमें कि वाटर नेचुरली फ्लो होता है अंडरग्राउंड प्रेशर की वजह से। यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे भी कह रहा है कि आर्टिसियन एक्विफर्स जो है वो क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर करते हैं इम्परमीबल लेयर्स के बीच में, सेडिमेंट्स की और सॉइल की, बिलो द अर्थ सरफेस। इसको हम कन्फाइंड वाटर भी कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्डी मटेरियल्स। ठीक है, तो वाटर क्या होता है वाटर कन्फाइन हो जाता है कुछ स्पेसेस में या फिर कुछ लेयर्स ऑफ रॉक्स और सॉइल में, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, और जो कि उसको फोर्स करता है कि वो सरफेस पे आए जब उसको टैप किया जाए। ठीक है, अंडरग्राउंड प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो फ्लो करता है फ्रीली फ्रॉम वेल, जैसे ही उसको डिग किया जाता है बिना किसी पंप की ज़रूरत के। आर्टिसियन वेल्स जो है वो अंडरग्राउंड सोर्सेज के वाटर को जो है वो टैप कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर वेल्स। तो आर्टिसियन वेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं जब पानी हायर एलिवेशन से ट्रैप हो जाता है बिटवीन टू इम्परमिएबल लेयर्स, और जो प्रेशर होता है सराउंडिंग रॉक फोर्सेस से वो अपवर्ड जाता है। ठीक है, आर्टिसियन वेल्स जो है वो कॉमनली फाउंड होते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर स्पेसिफिक जियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। अनलाइक रेगुलर ट्यूब वेल्स या फिर वेल्स, आर्टिसियन वाटर जो है वो नेचुरली स्प्राउट होता है अंडरग्राउंड से ड्यू टू हाई प्रेशर, और वाटर जो है वो लोकेटेड होता है डीप बिलो द सरफेस और सराउंडेड होता है बाय पुअरली परमिएबल रॉक्स। ठीक है, और डेजर्ट एरियाज़ में क्या होता है कि वाटर जो है वो ट्रैप हो जाता है जियोलॉजिकल लेयर ऑफ सैंडस्टोन के, और ये ऐसी कंडीशंस जो है वो कई डेजर्ट रीजन्स में देखी गई हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं,
भारत पोल पोर्टल, ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने भारत पोल पोर्टल जो है वो भारत मंडपम में लॉन्च की है, जो स्ट्रीमलाइन करेगी प्रोसेसिंग को, जो भी रिक्वेस्ट आती है इंटरनेशनल असिस्टेंस की इंटरपोल से, जैसे कि रेड नोटिसेस या बाकी के नोटिसेस जो इंटरपोल भेजता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल बनेगा फील्ड लेवल पुलिस ऑफिसर्स के लिए, ताकि एफिशिएंसी उनकी इन्हेंस हो सके डील करने में क्राइम और सिक्योरिटी चैलेंजेस को। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंटली फैसिलिटेट करेगा इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर सकें फास्टर एक्सेस के लिए इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस के साथ। तो ये ऑफ कोर्स सीबीआई डेवलप कर रही है। सीबीआई क्या है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अंडर ही की, जिसको संथानाम कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बनाया गया था। कोई स्टेचुटरी बॉडी तो नहीं है, लेकिन रेजोल्यूशन के थ्रू इसको बनाया गया था 1963 में होम मिनिस्ट्री द्वारा। और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो है की तरह काम करती है ये इंटरपोल का इंडिया में, और ये कोऑर्डिनेशन करती है इंटरपोल के लाइजन ऑफिसर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील और हैवी इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने सेकंड राउंड ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील को जो है वो लॉन्च किया है, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025-26 से 2029-30 के बीच में। इसमें 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज को जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। अब इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं? चेंजेस ये किए गए हैं कि जो थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी थी कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड प्रोडक्ट सब कैटेगरीज़ की, उनको चेंज किया गया है, रिड्यूस किया गया है। और सभी कंपनीज़ को अब न्यू मिल्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनीज़ जो इन्वेस्ट कर रही हैं ऑगमेंटेशन में एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ की, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट कर सकें इस स्कीम में। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी स्टील को इनकरेज करने के लिए स्कीम लाई गई है। इनिशियली इसको 3 सेक्टर्स के लिए लॉन्च किया गया था कोविड लॉकडाउन के टाइम पर, लेकिन अब इसको जो है वो इसमें जो है पीएलआई में स्टील को भी बाद में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड ग्रेड स्टील एक हाई वैल्यू स्टील होता है जो यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर्स में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बैंक्स जो है अराउंड द वर्ल्ड कलेक्टिवली उन्होंने 53 टन्स ऑफ गोल्ड ऐड किया है अपने रिजर्व्स में, जिसमें कि आरबीआई ने अकेले 8 टन्स ऐड किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड की लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करती है। ये मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गोल्ड इंडस्ट्री की, जिसके अंदर 33 मेंबर्स हैं और एज मैनी ये मेंबर्स हैं जो कि गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ हैं। ओके, तो 1987 में इसको बनाया गया, लंदन में ये सिचुएटेड है। इसका मेन ये रहता है एम कि मैक्सिमाइज हो सके गोल्ड इंडस्ट्री के पोटेंशियल को, और उसकी एग्जिस्टिंग गोल्ड कंजम्पशन को ये मॉनिटर करती है और डिफेंड करती है। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स गोल्ड स्टैंडर्ड्स को सेट करना, प्रपोज करना पॉलिसीज़ को, फेयरनेस इंश्योर करना, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री में, ये सब इसके काम है। फिर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो ग्लोबल अथॉरिटी भी है गोल्ड पर, और ये को स्पॉन्सर करती है रिसर्च को, डेवलपमेंट को, न्यू यूजेस ऑफ गोल्ड के ऊपर भी काम करती है, और न्यू प्रोडक्ट्स जो जिसमें कि गोल्ड है उसको भी जो है वो बनाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो क्रिएटर है ऑफ फर्स्ट गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is ISRO's breakthrough in space agriculture. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has made a groundbreaking milestone in space agriculture with its compact research module for orbital plant studies aboard the PSLV C60 mission. So this mission has successfully germinated cowpea seeds in space, marking a major step in understanding plant biology in microgravity conditions. So this crops payload, which has been developed by the Vikram Sarabhai Space Center, has been envisioned as a multi-phase platform to develop and evolve ISRO's capabilities for growing and sustaining flora in extraterrestrial environments. So cowpea seeds were housed in the POEM4 platform, and within 4 days of launch, 8 cowpea seeds sprouted their first leaves, demonstrating plant growth potential in space. Okay, so this experiment provides crucial insights into how plants adapt and how they grow in the unique environment of space. So insights from crops experiment are essential for long duration missions like those which are sent to Mars.
The successful sprouting of seeds has enhanced global research on growing food in extraterrestrial environments. And remember that if you want to colonize Mars, you would need microorganisms and living organisms, including plants there. Okay, so Poem module has carried 24 payloads, which includes experiments from ISRO and academic institutions. This mission has underscored the importance of cooperation between government and private entities to advance space science. Okay, so this data from this experiment could pave the way for sustainable agriculture systems in space, ensuring food availability for astronauts on extended missions. Research like CROPS is instrumental for humanity's ambitious goal of colonizing Mars and beyond. Okay, so what is POEM platform? It is known as the PSLV Orbital Experiment Module, and it is a space research platform that uses the spent fourth stage of PSLV to conduct experiments in microgravity. So it is part of the ISRO SpaceX mission, and it is the fourth deployment of the POEM platform. So what are the experiments which are included here? So it includes experiments on robotics, sensors and space science, and proof of concept technologies. It helps validate technologies for future missions. So 24 payloads from ISRO, startups and educational institutes have been sent through this. What is SpaceX mission? It's a cost-effective technology demonstrator mission for the demonstration of in-space docking using two small spacecraft launched by PSLV. So this technology is essential for India's space ambitions, like those sent by India on Moon. Okay, so India is marching toward becoming the fourth country in the world to have this space docking technology. So the next topic is US eases curbs to push nuclear deal. This topic is important for your uh, science and tech and your international relations topic. So US is finalizing measures to ease regulations hindering civil nuclear cooperation with India. So the US National Security Advisor recently planned to remove Indian government entities including BARC, IGCAR, Indian Rare Earths Limited from the US entity list. This move aims to facilitate collaboration between India's nuclear institutions and US companies. So, what is the US entity list? This US entity list includes foreign individuals, businesses, and organizations which are subject to export restrictions and licensing requirements for specific goods and technologies. So, this list is compiled by the BIS under the Department of Commerce, and it aims to prevent unauthorized trade that could otherwise support terrorism, WMD programs, activities against US foreign policy. Okay, so what is the India-US civil nuclear deal? So this deal was signed in 2008, and it allowed India to engage in nuclear trade despite not being a signatory to NPT. This agreement granted India access to nuclear fuel, reactors, and technology for civilian purposes. So this deal received initial enthusiasm, leading to amendments in US laws like the Hyde Act to accommodate India's unique status. India signed agreements with several countries for nuclear fuel and reactor technologies as well. But this deal has been, the progress of this deal has been very slow. Why? Because setting up nuclear reactors involve huge costs. There has been long-standing regulatory issues as well. Concerns over nuclear safety also exist. There are divergences over non-proliferation commitments and strategic priorities, as well as legacy issues between the two sides. India's civil nuclear program is still relying on pressurized heavy water reactors, which have become outdated compared to the more widely adopted light water reactors in the US, Russia, and France. Okay, so US Atomic Energy Act of 1954 also restricts US nuclear vendors from manufacturing equipment or performing nuclear design to work in India, which is hindering India's aspirations to participate in the manufacturing value chain. This India also has this Civil Liability for Nuclear Damage Act, which holds suppliers liable for damages in case of a nuclear accident. This is deterring the foreign vendors from investing in India's nuclear sector. Okay, through the India-US civil, through the role of critical and emerging technologies initiative between India and US, the both sides are aiming to address these barriers by fostering innovation and enabling joint manufacturing of nuclear components. So, India wants to push itself as a manufacturing hub for nuclear reactors, particularly the small modular reactors, which are cost effective and scalable. Currently, China is dominating this industry. India and US both want to
uh, uh, India is also gaining access to advanced light water reactors technology, and US would be happy to do it because it would be able to leverage India's cost efficient manufacturing ecosystem to offset its high labor costs and protectionist policies. This collaboration could strengthen both nations' ability to compete with China in the global nuclear reactor market. So US NSA has acknowledged that there are certain challenges between the two sides, but it has but he has also criticized China's predatory industrial strategies in sectors like chip manufacturing and clean energy. He has highlighted that there is a need to prevent advanced technologies from falling into the wrong hands, which basically is a signal towards Russia. Okay. So the next topic is unexpected water flow in Rajasthan. This topic is important for your science and tech section and also your environment section. So residents of Taranagar village in Jaisalmer have experienced a unique phenomena when large amounts of water unexpectedly gushed out from underground and the flow stopped naturally also without any external intervention. Social media was speculating about the Saraswati River, but experts have believed that it is an artesian condition. So what happened is that in Mohangad area of Jaisalmer, a farmer hired a firm to dig tube well, and after reaching a depth of 850 feet, the water began gushing out at high pressure, trapping a truck and drilling machine. A small amount of non-inflammable gas also accompanied the water flow. So this is an artesian condition where water flows naturally due to underground pressure. So according to the USGS, artesian aquifer stores water under pressure between impermeable layers of sediment and soil below the earth's surface, and it is also referred to as the confined water due to the presence of hardy materials. So the water gets confined in layers of rock or soil. The water flows freely from the well once it is drilled, often without the need for a pump. Artesian wells typically tap into deeper underground sources compared to regular wells. Artesian wells are formed when water from a higher elevation is trapped between two impermeable layers and the pressure from the surrounding rock forces it upward. It is commonly found in areas with specific geological conditions. Okay, so artesian water can naturally sprout from underground due to high pressure. This water is located deeper below the surface and it is surrounded by poorly impermeable rocks. In desert areas, water is trapped beneath a geological layer of sandstone, and similar artesian conditions have also been documented in desert regions of Australia and Africa. Okay. So the next topic is Bharat Pole Portal. This topic is important for your governance section. So Union Home Minister has launched this Bharat Pole Portal in New Delhi in Bharat Mandapam, which will streamline the process of request of processing of all requests for international assistance through Interpol, including the issuance of notices and other color-coded Interpol notices. It will become a transformative tool for field-level police officers, enhancing their efficiency in dealing with crimes and security challenges. It will also significantly facilitate Indian law enforcement agencies, enabling real time information sharing for faster access to international police assistance. It will be developed by CBI. So, CBI is the premier investigative agency in India and it was established on the recommendations of Santhanam Committee. It is not a statutory body as it was set up by a resolution of the Ministry of Home Affairs. It acts as the National Central Bureau for Interpol in India, and at the central, state, and union territory levels, this coordination is executed through Interpol liaison officers. Okay. So the next topic is PLI scheme for specialty steel. This topic is important for your economy section. So Union Minister for Steel and Heavy Industries has recently launched the second round of PLI scheme for specialty steel. So this will be implemented during the production period of next 5 years. It will cover five product categories in line with the existing PLI scheme. So this scheme has introduced reduction in threshold investment and capacity for the cold rolled grain oriented product subcategories. Not all companies now would be required to install new mills. Companies investing in augmentation of existing capacities will be allowed to participate in the scheme. And Center had earlier introduced the PLI scheme to encourage domestic production of specialty steel and lower imports by drawing in capital investments. This scheme was initially launched for three sectors, but it was later extended to include steel in November 2020 as well. Okay, so what is cold rolled grain oriented grade steel? So this is a high value steel which is used in the production of power transformers. Okay,
So the next topic is World Gold Council. This topic is important for your economy section. Central banks around the world have collectively added for 53 tons of gold to their reserves in November 2024, and RBI alone has added 8 tons of it. Okay, as per the World Gold Council report. So, what is World Gold Council? It is a non-profit association of world's leading gold producers, and it is a market development organization for the gold industry. And it includes 33 members, and many members are gold mining companies. It was formed in 1987. It is headquartered in London. The aim is to maximize the industry's potential for growth by monitoring and defending existing gold consumption. It achieves this by setting up gold standards, proposing policies, and ensuring fairness and sustainability in the gold mining industry. It is also the global authority on gold. It also co-sponsors research and the development of new uses of gold and of new products containing gold. It is also the creator of the first gold exchange traded fund. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.